अच्छा, आज का टॉपिक है बिहेवियरल फाइनेंस। बेसिकली जो हमारे यहाँ लोग सबसे ज़्यादा पैसा डुबाते हैं ना, वो अपने बिहेवियर के पीछे, अपने इमोशंस के पीछे बहा देते हैं। तो अभी भी मुझसे जितने स्टूडेंट्स, जितने लोग सवाल पूछते हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, उनके बिहेवियर में कुछ गलतियाँ होती हैं। तो मेरा मूड था एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या गलती एक नॉर्मल इन्वेस्टर करता है, ताकि फिर आप लोग ना करें। ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं। लॉस अवर्जन, डिस्पोजिशन इफेक्ट हो गया, एंकरिंग बाइस हो गया, ब्रेक इवन ट्रैप हो गया, फ्री कैश टेस्ट, कैपिटल एलोकेशन। अच्छा, ये आपको थोड़े मुश्किल टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन फाइनेंस के लिटरेचर में सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो मैं पहले आपको आसान जबान में कंसेप्ट समझा दूंगा, बाद में टर्म्स को उसके साथ कोरिलेट कर दूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल कहते हैं मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब ने 1 जनवरी को दो शेयर खरीदे। एक कंपनी का नाम था सल, 100 रुपये का शेयर खरीदा। और दूसरी कंपनी का नाम था FABL, वो भी 100 रुपये का शेयर खरीदा। अब 15 जैन आ गया। एक महीना, सवा महीना, 1.5 महीना गुजर गया है। 1.5 महीने के बाद सल की प्राइस है 90 रुपये, और फैसल बैंक की प्राइस है 110 रुपये। ठीक है। ये 10 रुपये कम हो गया है और ये 10 रुपये बढ़ गया है। मोहम्मद साहब, आपका अब नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा सल को लेके? आप सल को होल्ड करना चाहेंगे, राइट? टॉल को होल्ड और फेसल बैंक को जो है वो सेल कर सेल। देंगे, परफेक्ट हो गया। अब इस बात को याद रखिएगा, 99% लोग यही करते हैं। सेल को वो लोग कर लेते हैं होल्ड, और फैसल बैंक को वो लोग कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है। हत्ता कि आप नोट करें ना, तो सेल में आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, और फैसल बैंक में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं इन टर्म्स के ऊपर। पहला टर्म आपको क्या दिया हुआ? लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब ये होता है कि इंसान को लॉस में जो गम होता है, जो डिप्रेशन या जो टेंशन होती है, वो उसी प्रॉफिट में उतनी खुशी नहीं होती। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 10 रुपये में आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया, और यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपका जो गम है ना, वो आपकी खुशी से ज्यादा होगा। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई, मैं 90 रुपये का इस शेयर को नहीं बेचूंगा, मेरा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो नहीं बेच रहा। अब बेसिकली किसी भी शेयर को हमें जो होल्ड करना चाहिए, वो इस बेस पे करना चाहिए कि क्या ये फ्यूचर में बढ़ सकता है। उसकी बेस कभी ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसको किस रेट पे खरीदा हुआ है। बिहेवियर फाइनेंस इसी बात पे कनेक्ट करता है कि जो आपकी बाइंग प्राइस होती है, आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब आपने क्या किया? मैंने आपसे पूछा आपने 90 रुपये का शेयर क्यों होल्ड किया हुआ है। आप मुझसे ये नहीं कह रहे कि ये फ्यूचर में इंक्रीज होगा, इसलिए आप कह रहे क्योंकि मैंने 100 रुपये का खरीदा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूं। ये रीजन ही सही नहीं है। किसी भी शेयर को होल्ड करने का रीजन ये होता है कि ये फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। ये रीजन नहीं क्योंकि मैंने 100 का लिया हुआ है। आपने कितने रुपए का शेयर लिया हुआ है, कोई टके का इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में। मार्केट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मोहम्मद साहब ने शेयर कितने का खरीदा हुआ है। तो हमारा डिसीजन होल्ड का इस बेस पे होना चाहिए था कि यार ये 90 का है, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है। इस बेस पे नहीं क्योंकि आपने 100 का खरीदा हुआ है। डन। लेकिन आप इसको इसी बेस पे होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, आपने इसको 110 का क्यों बेच दिया? आपको बेसिकली ये टेंशन हो जाएगी कि वापस कहीं 100 पे ना आ जाए। ये भी बिल्कुल गलत डिसीजन है। आप इसको 110 पे अगर बेचेंगे, तो इसलिए बेचेंगे कि फ्यूचर इसका अच्छा नहीं दिख रहा। ये बात समझ रहे हैं? अब इसकी मिसाल देता हूँ। ये बात आपको समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया आपको? तो आ गया सर, आ गया ये जो बिल्कुल। सेकंड वर्ड है ना, दिस पोजीशन इफेक्ट, ये एग्जैक्ट यही बताता है कि जो लूजर तो उसको बहुत देर तक होल्ड किए रखता है, ठीक है, और जो शेयर उसका प्रॉफिट में होता है, उसको बहुत जल्दी सेल कर देता है। वो कह देता है प्रॉफिट लॉक कर लो, इससे पहले पहले कि ये वापस आ जाए। दोनों डिसीजन में ये जो गलती कर रहे हैं ना, इस गलती के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिस्पोजिशन इफेक्ट का। यहां तक बात समझ में आ गई? सही। ठीक है। अब इसमें केस को लेके आते हैं। ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दूं? सर ये तो आसान है मेरे ख्याल से, ये हाँ, तो लेकिन मैं अनरियलाइज एक्सप्लेन जो कर रियल। देता हूँ। आपने 100 का शेयर लिया हुआ, जब ये 90 पे, तो 10 रुपये लॉस दिखा रहा है। ये अनरियलाइज है क्योंकि अभी तक आपने बेचा नहीं है। लेकिन जब आप इसको बेच देंगे तो ये रियलाइज हो जाएगा। ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हैं, आपने लॉस को अनरियलाइज रखा हुआ है होल्ड करके, लेकिन जो फेडरल बैंक 110 का गया था, आपने इसको बेच दिया और उस प्रॉफिट को क्या कर दिया है, रियलाइज कर दिया है, यही हुआ है ना। सही है। तो आप लॉस को अनरियलाइज रखते हैं और प्रॉफिट को रियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरा टर्म भी क्लियर हो गया। चौथा क्या है, एंकरिंग प्राइस। एंकर आप समझते हैं किस चीज़ को कहते हैं। एंकरिंग प्राइस का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ ना उसको रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। क्या मतलब इस बात का, जैसे यहाँ पे सल को आपने 100 रुपये का रेफरेंस बना लिया, आपने कहा 100 से कम तो बेचूंगा ही नहीं। अब सवाल ये उठता है क्यों, आपने ये जो 100 रुपये का बेंचमार्क बना लिया है क्यों। तो आप कहेंगे क्योंकि मैंने हम्म। 100 का खरीदा हुआ है, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना हुआ कि आपने किस रेट पर खरीदा हुआ है। लेकिन आप इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे, आपसे 100 के कम का बेचा ही नहीं जाएगा। हत्ता कि ये कोई सही है। क्राइटेरिया ही नहीं है। सही है। मार्केट को इस बात से कोई सही है। कंसर्न नहीं है कि आपने कितने का खरीदा हुआ है। आपका जो डिसीजन होना चाहिए था कंपनी के अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन पे, कंपनी के पोजीशन पे, इंडस्ट्री की कंडीशन पे, ठीक है, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर, उसको फ्यूचर बिजनेस आउटलुक कैसा दिख रहा है, ये बात समझ में आ रही है। इस बेस पे होना सही है सर। चाहिए। इस बेस पे नहीं कि आपने किस बेस पे खरीदा हुआ है। छठी हेडिंग क्या है, ब्रेक इवन ब्रेक इवन ट्रैप। ट्रैप। जी। अब देखें, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए आए थे ना। मेरे 90% जो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं वो ब्रेक इवन ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जानते क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और जैसे ही स्टॉक आएगा बेच देंगे। जानते हो उनका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, जैसे ही ब्रेक इवन पे आए बेच दो, यही ऑब्जेक्टिव है ना। हम्म। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे। अब बंदा पूछे भाई तू किस चीज का वेट कर रहा है, कहता है ब्रेक इवन पे आने का वेट कर रहा हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई, आप प्रॉफिट कमाने आए थे या ब्रेक इवन करने आए थे। तो ये इतना बड़ा ट्रैप है, इतना बड़ा ट्रैप है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इसके अंदर फंस जाते हैं। 6 6 महीने, 8 8 महीने वेट करते कि जैसे ही ब्रेक इवन पे आएगा निकाल दूंगा। ये क्या लॉजिक हुई। आप भी कभी ना कभी इस ट्रैप पे फंसे होंगे। तो आप आसान जबान में बिल्कुल। ये समझें, इन्वेस्टर ना प्रॉफिट मैक्सिमम करने की बजाय क्या कर रहा होता है, वो उसकी ओरिजिनल प्राइस के आने का वेट कर रहा होता है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, हम लोग लॉस में हैं। तो मैंने कहा कब तक होल्ड करोगे, कहता जब तक ब्रेक इवन में नहीं आता। तो आप नोट करें, मेजॉरिटी इन्वेस्टर ना इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं। सही। अच्छा, सातवीं हेडिंग क्या है, फ्रेश कैश टेस्ट। इसका मतलब क्या है, समझ गए या समझाऊं। समझ इसका गया सर। मतलब ये है कि फ्री अगर कैश। आपने सल बेच दिया 1000 यूनिट, तो आपको 90,000 मिलेगा। ठीक है। अगर आपको मैं 90,000 कैश दे दूं तो क्या आप नया सर खरीदेंगे, इसका आंसर हाँ है या ना है। और आपका आंसर नहीं, तो इसको 90 पे होल्ड करने की नीड नहीं है फिर। ये बात समझ में आ रही है। सही। क्योंकि ये टेस्ट होता सही। है इस बार को डिसाइड करने के लिए कि इसको होल्ड करना चाहिए नहीं। ये बात समझ में आ गई। आपके पास एक ठीक। हजार साल पड़ा हुआ है, इसको बेच देंगे तो 90,000 आ जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं फेडरल बैंक के ऊपर। मैंने आपसे कहा कि 1,10,000 रुपये है, अगर आप इसको बेच देंगे, अगर आपको मैं नया 1 लाख रुपए दूं तो क्या आप खरीदेंगे 110 रुपये का, आपने कहा खरीदूंगा, अब इसको बेचना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। सही। समझ गया, मैं समझ मिसाल के गया, तौर पे ठीक है। कोई बंदा अभी मिजान, मिसाल के तौर पर 600 रुपये पे आ गया, कोई बंदा मुझसे कहे कि 6 लाख रुपए दूं तो क्या मिजान खरीदोगे, तो मेरा आंसर नहीं। तो इसका मतलब जानते क्या है, मेरे पास जितने करंट यूनिट है मैं बेच दूं, क्योंकि मुझे लगता, मैं खरीद इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे लग रहा है ये और ऊपर नहीं जाएगा। तो जब मुझे लग रहा है और ऊपर नहीं जाएगा तो मेरे पास जो पड़ेगा उसको बेचूं। ये बात समझ में आ रही है। सही है। सही है। इसे हम कहते हैं फ्रेश कैश टेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने एक शेयर 100 रुपये का लिया और वो 80 का आ गया, आपने होल्ड किया हुआ है, मैंने अब आपको 80,000 दिए, मैंने कहा और खरीदोगे, आपने कहा जब 60 पे आएगा तो खरीदूंगा। तो ये जो आपने 80 पे होल्ड किया हुआ है इसको बेच दो भाई। भेज देना चाहिए, तो ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट का नाम क्या है, फ्रेश। फ्रेश कैश टेस्ट। हाँ, ये बात समझ में आ गई आपको। सही है। इजी था। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा क्या है, जी जी। कैपिटल एलोकेशन। आसान जबान में ये कैपिटल एलोकेशन। समझते हैं कि जो इन्वेस्टर है ना, उसको अपने पुराने डिसीजन को डिफेंड नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि मैंने पहले क्या डिसीजन लिया, वो बस ये देखता है कि जो मेरे पास अभी अवेलेबल कैपिटल है ना, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है।
मिसाल के तौर पे जैसे आप मुझे शाम को बता रहे थे कि आपने एक दूसरा अकाउंट खोला जिसमें स्पेल टीट और बहुत सारे छोटे शेयर्स लिए हुए हैं जिसमें आप लॉस में गए। अब आप उसको होल्ड करके बैठे हुए इसी चक्कर के अंदर में, कई बार ब्रेक इवन पे आए तो मैं निकाल के कुछ और लूँ, ब्रेक इवन पे आए तो मैं निकाल के कुछ और लूँ। तो मसला क्या है, आप अपने पास में लिए हुए डिसीजन को लेके बैठे हुए, आप फ्यूचर को नहीं देख रहे कि फ्यूचर में कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? सही है। इसलिए डिसीजन इस बेस पे नहीं होना चाहिए कि मेरा स्टॉक रेड है या ग्रीन है। आपको डिसीजन इस बेस पे लेना चाहिए कि आज के बाद जो मार्केट परफॉर्म करने वाली है उसमें कौन परफॉर्म करने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपको पता होगा यस सर। कि एक ऑप्शन चूज करने की वजह से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट आपको देनी पड़ती है या सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो। मिसाल के तौर पर सही है। आपने एक कंपनी का शेयर लिया, दूसरी का मिस कर दिया, डन। अब मैं आपको इसका जी जी। सैंपल दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने अपना जीमेल ओपन किया, ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ आपको। 1 तारीख को ना ये देखें कहाँ गया, सल। ये सल मैंने 10,000 बेचे, किस रेट पे दिख रहा है? 91 पॉइंट। और 91.505। उसी दिन मैंने मेपल लीफ खरीद लिए 13,000 कितने के? 91.2। नाइन, सेम रेट ही हो गया ऑलमोस्ट। हम्म। सही है। अब मजे की बात जानते क्या है, मैंने सल खरीदा हुआ था 92 रुपीज का। अच्छा, लॉस में मतलब वो सेल किया आपने? 18 नुकसान हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर था बहुत ज्यादा। मुझे पता अच्छा, है तो मेपल अपॉर्चुनिटी लीफ कॉस्ट ऊपर क्या चला होती। गया अब था। हुआ क्या? सही सही। अब माने अगर आपने ये 95 का लिया होता तो आपने कभी भी ये 91 का बेचना ही नहीं था। आप कहते मैं होल्ड करूंगा, मेरे पास होल्डिंग पावर है, मैं इसको होल्ड करूंगा जब तक ये 95 पे वापस नहीं आ जाता, डन। अब मसला क्या हुआ, अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब आ गया मैं सेल के ऊपर, आज तारीख है 9 अगस्त, ठीक है 9 अगस्त। अब ये देखें सेल की क्लोजिंग क्या है, ये अभी भी 91.26 पे है, डन। मैंने बेचा था सही है। 91.5 पे। तो अगर मैं इसको ना मतलब बेचता तो ये महीने के बाद भी उसी रेट पे होता। ब्रेक इवन पे। नहीं नहीं, फिर आठा जिस पे मैंने जो 92 का खरीदा था मैं तो 98 के नुकसान करके बेच दिया। नुकसान ये भी होता मतलब, हाँ, 25 लगभग पैसे ब्रेक और इवन। कम हो गया, राइट। सही। और मैं अब आता हूँ MLFCF पे, ठीक है। ये आया हुआ है कितने के ऊपर, ये आया हुआ है 103 के ऊपर। मजे की बात जानते क्या है, बीच में ये जी जी। एक उस पे भी आया था, 110 पे भी पहुंचा था, डन। अगर मैं इसकी लास्ट क्लोजिंग भी देख लूं, अब इमेजिन करें मेपल लीफ 90 से 110 पे पहुंच गया और सल 90 पे, मैं सिर्फ आज की बात करूं तो आज भी मेपल लीफ 103 पे है, तो 13-14% का तो इसने गेन दे दिया। ये बात समझ रहे हैं? तो सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब मेरे पास दो डिसीजन थे, एक डिसीजन ये था सर को लेके बैठा रहता कि भाई 18 का नुकसान नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बाढ़ में जाए 18 का नुकसान, मुझे आगे फ्यूचर का देखना है, ये नहीं देखना मैंने पास में क्या डिसीजन लिया है। मैंने जब सल 92 का लिया था तो ये सोच के लिया था 110 120 पे बेचूंगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद मेपल लीफ की मुझे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेपल लीफ ज़्यादा जल्दी पहुंची है सल के मुकाबले में। मैंने मेपल लीफ से सही है। स्विच हो गया सल में। जो बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, मैंने अपने पास्ट डिसीजन को जस्टिफाई नहीं किया। अगर मैंने सल 95 का लिया होता तब भी मैं सल को बेचता ही बेचता, क्योंकि मुझे कैश चाहिए था मेपल लीफ के लिए। 99% लोग ये नहीं कर पाते, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो कहते कैसे बेच दूं कैसे बेच दूं, 95 का तो लिया हुआ है 91 का कैसे बेच दूं। तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ रहे हैं? उस 95 को आप 91 पे बेच देंगे, आप दूसरे शेयर से पैसे कमा लेंगे। ये कोई रूल थोड़ी ना, जिस शेयर में आपने इन्वेस्ट किया आपने उसी से कमाना है। बहुत सारे इन्वेस्टर सही। क्या करते हैं, एक शेयर 100 रुपए का ले लेते, 85 का हो जाता है, एक एक साल होल्ड करते हैं। ओ भाई, ये किस बुक में लिखा हुआ है कि जिस शेयर को आपने खरीद लिया है लॉस में चले गए उसी से प्रॉफिट कमाना है? आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट से आपने रिटर्न कमाना है, सेम शेयर से रिटर्न लेना, ये तो कोई रूल ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो सही। 90% लोग क्या करते हैं, 50-50 मतलब दिन, 2-2 महीने, 4-4 महीने होल्ड किए बैठे हैं। कुछ लोग तो कई कई साल से होल्ड किए बैठे हुए हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती। वो भाई ब्रेक इवन ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी जी सर। ये सारी लॉजिक समझ में आ गई? अच्छा, एक जी और जी। मसला है डिस्पोजिशन इफेक्ट का। डिस्पोजिशन इफेक्ट का मतलब क्या था, ये तो मैंने आपको सरल में समझा दिया कि हम लॉस,
अब आपका शेयर 100 रुपये में आ गया था, आपने 110 का बेच दिया, डन। जी। इस डर के साथ ना कि वापसी 100 पे आ जाए, जी। 140 पे चला गया, 150 पे चला गया। अब ये टेक्निकल बात है, आपने 110 का क्यों बेचा? डिस्पोजिशन इफेक्ट में दोनों चीजें आती है, 100 रुपए की चीज 90 पे आ गई और आप उसको बेच नहीं रहे, होल्ड कर रहे, ये भी डिस्पोजिशन इफेक्ट है। और 100 रुपए की चीज 110 पे आ गई, आपने उसको जल्दी बेच दिया, ये भी डिस्पोजिशन इफेक्ट है। ये बात समझ में आ गई? सही। अब आपने को मेरे टीएसबी का पोर्टफोलियो देखा है, डिफरेंट पोर्टफोलियो देखे, 300% शेयर बढ़ गया है, 350% बढ़ गया है, अभी भी मैंने नहीं बेचा। उसकी वजह क्या है? जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है मैं उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हुआ हुआ। ये बात समझ रहे हैं? सही। मतलब मैं ये देख ही नहीं रहा कि मैंने किस प्राइस पे खरीदा हुआ है, मैं इस बात को देख रहा हूँ कि फ्यूचर में उसका क्या आउटलुक बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। जैसे मैं तो खैर फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, फेसबुक से जाता हूँ वहां से निकल आएगा। मैं आपको एवरेजेस दिखा भी देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो बात समझाने वाली है वो ये बात समझा रहा था मैं आपको, कि आप इमोशनली अटैच इस बात से ना हो कि आपने किस प्राइस पे खरीदा हुआ है, आप ये देखें इस शेयर ने फ्यूचर में क्या करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। मैं इस पे दिखा भी देता हूँ आपको। है पिक्चर्स तो एल्बम से आता हूँ, यहाँ पे टीएसएल पोर्टफोलियो। ठीक है, ये क्योंकि मंथ के शुरू में डालता हूँ तो इसमें अपडेटेड नहीं है, लेकिन अब ये देखें, ये 5, अब तो मैदान बैंक 600 का आ गया है, डन। 300, मेरी प्राइस है 155 की, देख रहे हैं आप? जी। जी। तो टेक्निकली ये 300% क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये भी 600 से ऊपर चला गया है। एटीएल भी आपको पता है कि, या सही। मैं लॉगिन करके दिखाऊं आपको? तो जिस तरह एटीएल आपको सही मेरा लगे। 150% क्रॉस कर गया है, मैदान बैंक मेरा 300% क्रॉस कर गया है, गेल भी सेकंड 200% क्रॉस कर गया है। तो मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि फ्यूचर में ऊपर जा सकता है तो रोक के रखूंगा। अब इमेजिन करें मेरी जगह आप होते तो आप इतना सब्र करते? आप तो 20% प्रॉफिट पे ही निकल जाते, 30% प्रॉफिट में निकल जाते, ये बात समझ रहे हैं? बल्कि जी अगर सर। मैं अपना आपको वो दिखाऊं, क्या दिखाऊं, मैं डेल पोर्टफोलियो पे दिखाऊं, तो डेल पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर हैं। अब जीएचएन आई है, मैंने आई थिंक 650 के आसपास खरीदा था। दिखाता हूँ आपको, उसके ओपन होता है तो। हाँ, हो गया लॉगिन, ठीक है। परसेंटेज चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें जीएचएनआई, मैंने 1700 यूनिट खरीदे, 659 के, डन। दिख रहा है आपको? जी सर। अभी करंट प्राइस क्या है? जी जी जी। करंट ट्वेल्व प्राइस थर्टी सर नाइन 1 87% गेन है। खैर है। अच्छा, सिनर्जी देखें, 7 का खरीदा था, 11.94 है, 69% गेल है। फाइन। गेल 11,500 यूनिट है, सिर्फ 365 का खरीदे थे, तकरीबन 610 का हो गया है, 66% गेन है। ये भी ओके है। एटीएल 744 का लिया था, 987 हो गया है, कितना गेन है? 32% गेन है, तकरीबन 75 लाख रुपए तो सिर्फ एटीएल दे रहा है। मैदान बैंक को देखूं, 460 का इस अकाउंट में लिया हुआ है। अच्छा, मजे की बात क्या है, टीएसबीएल में मैंने 135 का लिया हुआ था, ये भी सेकंड 67 लाख गेन दे रहा है, 27%। तो पॉइंट ये सही। है कि मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने शेयर किस प्राइस पर खरीदा हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। 99% लोग यहाँ पे आके गलती कर देते हैं। वो गलती ये कर देते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, निकल जाओ भाई, ये मैटर ही नहीं कर रहा कि आपने किस प्राइस पर खरीदा हुआ है। सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि फ्यूचर में क्या होना है इसके साथ। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही है। ये पूरी गेम समझ में आ गई? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछें। सर इसमें आपका पीआरएल भी था ना? पीएल भी, पीआरएल अप में पीएल तो ऐसा मैं दिखा शॉर्ट रहा। टर्म के लिए लिए थे ना, सारे बेच दिए थे, फिर वापस अच्छा शॉर्ट अच्छा। टर्म के लिए ले लिए थे, वो तो भी 4-5% पे अच्छा हुआ अच्छा। शायद। दिखाता हूँ आपको। अच्छा ओ। पीएल कहाँ गया? बहुत थोड़े से लिए थे अभी, वो तो मैं बार बार आपको तो बाय सेल करते रहता हूँ। यस सही। ये आ गया पीएल। तो पीएल तो अभी लास्ट डे ही खरीदा, 1500 बस मैक्सिमम खरीद लिए थे। और मेरे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली ना एक दो 1.16 लॉस पे सीपीएचएल, वो भी एक 80 पैसे का फर्क है, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। बाकी मेरे 95% शेयर प्रॉफिट में ही चल रहे हैं।
तो समझाने वाली बात ये फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आपने किस प्राइस पे लिया है। अब ये देखिए मैंने गोल्डन रूल क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करें जरा। मोहम्मद साहब इसको रीड करें।